Morning, everybody. Good morning, sir. Very good morning. In yesterday class, we discussed the order 41 of the CPC, which are concerned to the first appeal or the appeal from the original decrees, and we almost discussed the rule first to 21. आदेश 41 के नियम 1 से लेकर और 21 तक अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, और वो प्रथम अपील से संबंधित है या मूल डिक्रियों से अपील से संबंधित है। यस, भानुश्री, ये अपील किस रूप में पेश होती है अपीली न्यायालय के समक्ष? या ज्ञापन के रूप में? ज्ञापन के रूप में पेश होती है या ज्ञापन के प्रारूप में पेश होती है? ओके। और उस ज्ञापन के साथ क्या पेश होता है? डिक्री की प्रमाणित प्रति और निर्णय की प्रमाणित प्रति, जब तक कि न्यायालय ने उसको है वो अभिमुक्ति नहीं दे दी हो इनको पेश करने से। ठीक है। क्या अंतर्वस्तु होती है अपील के ज्ञापन में? क्या होता है ज्ञापन में? डिक्री पर आक्षेप के आधार क्या होंगे? डिक्री के आक्षेप के आधार या अपील के आधार होंगे। क्या होंगे? अपील के आधार होंगे अपील के ज्ञापन। ठीक है। यस, मोना, ये आदेश 41 के नियम 3 में अपील नामंजूर भी हो सकती है। किस आधार पर? सर, यदि जो अपील के लिए ज्ञापन दिया गया है वह विहित रीति से नहीं किया गया है, जिसके लिए विहित रीति से नहीं लिखा गया है, विहित रीति से नहीं लिखा गया है तो उसको नामंजूर कर सकता है। उसको नामंजूर कर सकता है और अपीलार्थी को उसमें संशोधन किए जाने के लिए उसको भेज सकता है। संशोधन के लिए लौटा भी सकता है और उसी समय और वहीं संशोधन करने की अपेक्षा भी कर सकता है। ठीक, गुड। और यदि निर्णीत ऋणी अपीलार्थी हो तो ऐसी कंडीशन में क्या अपेक्षा कर सकता है अपीली न्यायालय? जिसके विरुद्ध डिक्री पारित हुई है वो यदि अपील में गया है, कोर्ट क्या अपेक्षा कर सकता है उस अपीलार्थी से? उससे जो डिक्री में क्या कहना चाहिए, उल्लेखित जो राशि है वो जमा करने की अपेक्षा कर सकते या प्रतिभूति दिए जाने की अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है। क्या वो अलग बात है ना, जब रेस्पोंडेंट नहीं आया था। अभी तो इनिशियल स्टेज पे है अपील, एडमिशन के स्टेज पे है। हाँ, पेश वो नहीं लिखी गई। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आना ही मुश्किल है, पर विहित जो आदेश 41 के नियम 1 में जो रीति बता रखी है, मतलब ज्ञापन के रूप में नहीं है, वो जो आधार वगैरह कॉन्जुगेटिवली उसको है वो डिस्टिंक्ट हेड में और वैसे है वो नहीं लिखा गया है कंसाइसली एटसेट्रा, तो उसको रूल फर्स्ट की कंप्लाइंस नहीं हुई है या कॉपीज़ वगैरह नहीं है डिक्री की और वो जजमेंट वगैरह की, तो ऐसी कंडीशन में अपील जो है का ज्ञापन वो नामंजूर हो सकता है। यस, ज्योति, under which provision of the order 41 the appeal may be dismissed summarily? Yes, Himanshu. Rule 11. Okay.
under order 41 rule 11, whether appellant court may dismiss the appeal in absence of the appellant. In 11, yes. Okay. Under 11 subclause 2. Subrule 2. Subrule. Okay, okay. Yes, Mr. Yudhishthir Singh. नमस्कार जी। युधिष्ठिर सिंह जी, ये आदेश 41 जो फर्स्ट अपील से संबंधित है, इसमें अपीलीय न्यायालय की और डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की या विचार न्यायालय की डिक्री के निष्पादन को रोकने की शक्ति कौन से नियम है? नियम 5 में जी। नियम 5 में, ओके। अपीलीय न्यायालय भी ऐसा रोकने का ऑर्डर कर सकता है अपील के लंबित रहने तक, और वो न्यायालय भी कर सकता है, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, एक लिमिटेड पीरियड के लिए। अपील का जो लिमिटेशन पीरियड है वहाँ तक के लिए वो स्टे कंसर्न कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। यस, सिमरन सोनी। Yes, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैंने क्लासेस नहीं ली है सर। मैं बिजी थी सर, वो एग्जाम्स चल रहे सर फाइनल। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यस, वर्षा। यस, उर्मिला चितलांगिया। वेरी गुड मॉर्निंग। उर्मिला, आदेश 41 का कौन सा नियम जो है वो अपील को दर्ज करने या रजिस्टर करने से संबंधित है? रूल नंबर 1। अपील को दर्ज और रजिस्टर करने से संबंधित प्रावधान। सॉरी अपीलों का रजिस्टर सर ध्यान नहीं आ रहा। अपीलों का रजिस्टर रूल 9 में है। रूल 9 यस। अपील को जो है वो रूल 9 में दर्ज किया जाता है या रजिस्टर किया जाता है अपीलों के रजिस्टर में। ठीक है। यस, शिवानी गोयल। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। शिवानी, under rule 17, what power conferred to the appellant court under sub rule 1st and sub rule 2nd of the rule 17? Sir, under rule 17 it is the dismissal of appeal on appellant's default when the respondent the appellant does not present on the date fixed on which the date of hearing was the court will order the appeal to be dismissed, but the court उस appeal को dismiss कर देगी अगर appellant भी present नहीं होता है court में। And if appellant is present on the day of the hearing of the appeal but respondent is absent, then what action? Ex parte the court pronounced ex parte. Okay, court shall heard the ex parte appeal. Okay. Yes, Prakash Rathod. वेरी गुड मॉर्निंग। प्रकाश, ये आदेश 41 के नियम 17 के उपनियम 1 के अधीन यदि अपीलार्थी की अपील को वो खारिज कर दिया, या आदेश 41 के नियम 11 के अधीन उपनियम 2 में यदि अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपील खारिज कर दी जाती है, क्या उपचार है अपीलार्थी के पास? कौन से नियम में अपीलार्थी है वो प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को पुनः ग्रहण करने के लिए? नियम 19 में। और क्या आधार है?
उसकी अनुपस्थिति का यदि पर्याप्त कारण था, कोर्ट में एब्सेंट रहने का जो है वो सफिशेंट रीज़न था और कोर्ट संतुष्ट हो जाता है उस पर्याप्त कारण के बारे में, तो उस जो व्यतिक्रम में खारिजी का आदेश है उसको अपास्त करके और अपील का पुनः ग्रहण करने का आदेश अपीलीय न्यायालय कर सकता है। ओके। यस, पिस्ता देवी। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। पिस्ता, यदि ये आदेश 41 के नियम 17 के उपनियम 2 में प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति में अपील की एक पक्षीय सुनवाई का आदेश दिया गया और उसमें यदि एक पक्षीय डिक्री भी पारित हो गई, एक पक्षीय अपीलीय डिक्री, तो ऐसी कंडीशन में प्रत्यर्थी के पास क्या उपचार है? सर, तो दोबारा से अपील कर सकते हैं? दोबारा अपील कर सकता है। अपील कैसे कर सकता है? डिक्री पारित हो गई। अच्छा, ये बताओ नियम 21 में क्या प्रावधान है? सर एक्चुअली क्या है कि कल मैंने नोट्स में था ना सर, कोई सॉर्ट में पढ़ा है, थोड़ा डिटेल से बुक से नहीं पढ़ा टेक्स्ट से, तो थोड़ा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया है। यस, मनीषा शर्मा। यस, महिपाल। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर। मिस्टर महिपाल, यदि आदेश 41 के नियम 17 के उपनियम 2 में प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति में एक पक्षीय अपील की सुनवाई का आदेश हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंस में एक पक्षीय यदि अपीलीय डिग्री पारित कर दी जाती है, तो उस डिग्री के विरुद्ध क्या उपचार है प्रत्यर्थी के पास आदेश 41 में? आदेश 41 रूल 21 में सर पुनः सुनवाई का अधिकार है सर। प्रत्यर्थी प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है अपील की पुनः सुनवाई के लिए। जी सर। ओके ओके। यस, हनी कोचर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हनी, ये आदेश 41 के नियम 21 में प्रार्थना पत्र जो पेश किया जा रहा है प्रत्यर्थी के द्वारा, क्या आधार है उसके प्रार्थना पत्र के? किन आधारों के बारे में न्यायालय संतुष्ट होने पर अपील की वो पुनः सुनवाई करने का आदेश दे सकता है? सर, एक तो ये कि उसे सूचना के लिए समुचित रूप से तामील नहीं की गई थी, और द सेकंड वन था कि उसे निवारित किया गया है स्त्री संजाति के लिए। अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण है उसका, या उपस्थित होने से निवारित, हाँ, निवारित किए जाने का पर्याप्त कारण है। पर्याप्त कारण से वो निवारित रहा है उपस्थित होने से। इन दोनों में से कोई भी चीज़ साबित कर दी जाती है प्रत्यर्थी के द्वारा और न्यायालय संतुष्ट हो जाता है उससे, तो खर्चे आदि जो है निर्बंधनों पर। ठीक है, गुड। यस, मिस्टर गौरव। Gaurav, what provided under Rule 17 of the Order 41? The dismissal of appeal for appellant's default. Yes. Sir, either on the day fixed and on another day to which hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called for hearing. The court may make an order that the appeal be dismissed. और सर इसमें सब clause says that subclause 2, hearing of ex parte, where the ex parte appears and the respondent does not appear, the appeal may be heard ex parte. Yes, दिव्यांशी राजावत। Yes, sir. Divyanshi, what provided under Rule 19 of the Order 41? Yes, sir. Rule 19
Yes, Mr. Deepak Parik. Good morning, sir. Very good morning. Deepak, which rule of the order 41 is concerned to the power of appellant court to take the security from the appellants? Sir, Rule 10. Rule 6? 6. Sorry, sir. Security in case of order for execution of decree, appellant from. Sir, 10 million. My रूल 6 में है वैसे तो बेसिकली 10 में appellant court में require अपील लेने की तो 10 में है, रूल 6 में तो रूल लेने की नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? अपील लेने की तो 10 में, रूल लेने की 6 में नहीं है। 6 में To 10 is concerned to the security for cost specific. For what purpose? Security for cost, and the 6 is concerned to the security for the performance of the decree or the restitution. Now we start the rule 22 of the order 41. Basically, rule 22 is concerned to the right of respondent to file the cross objection, and this is like the counter claim by the defendant under the order 8 rule 6A. जिस तरीके से आदेश 8 के नियम 6A के अंतर्गत वो प्रतिवादी का प्रतिदावा करने का अधिकार होता है, सिमिलरली ऑर्डर 41 रूल 22 रेस्पोंडेंट या प्रत्यर्थी को प्रत्याक्षेप क्रॉस ऑब्जेक्शन करने का राइट देता है. What provided under rule 22 in respect of the cross objection? Upon the hearing, the respondent may object to a decree as if he had preferred a separate appeal. Any respondent, though he may not have appealed from the any part of the decree, may not only support the decree but may also state that the finding against him in the court below in respect of the any issue ought to have been in his favor, and may also take the any cross objection. Take any cross objection to the decree which he could have taken by way of the appeal. Cross objection is having the effect of the separate appeal. If any respondent is entitled to obtain the any relief from the appellant court in his favor by way of the appeal, such relief may be claimed in the cross objection as per the rule 22 of the order 41. Provided he has filed the such objection in the appellant court within the 1 month, from the date of the service on him or his pleader of the notice of the day fixed for the hearing of the appeal, or within the such further time as the appellant court may see fit to allow. What is the limitation period for filing of the cross objection? किसका माइक चालू हुआ है ये? Yes. Time limit or the limitation period for filing of the cross objection is given under the proviso within the 1 month from the date of the service on him or his pleader of the notice of the day fixed for the hearing of the appeal, or within the such further time as the appellant court may see fit to allow. The generally 1 month from the date of the service of the notice upon the respondent, or the appellant court may grant the further time to file the cross objection which is considered the fit by the appellant court under the proviso of the sub rule first of rule 22. And explanation: a respondent aggrieved by finding of the court in the judgment on which the decree appealed against is based may under this rule file the cross objection in respect of the decree in so far as it is based on that finding, notwithstanding that by reason of the decision of the court on any other finding which is sufficient for the decision of the suit, the decree is wholly or in part in favor of the respondent.
if the any partly the relief of the respondent is considered by the trial court, but the any one relief is rejected or the refusing by the trial court, in respect of the such relief, the cross objection may be filed by the respondent under the sub rule first of the rule 22 of the order 41. Sub rule 2 is concerned to the form of the cross objection. Form of the objection means the cross objection, and the provision applicable there to such cross objections. It is the title of the this sub rule. Form of the objection and the provision applicable thereto. Such cross objections shall be in the form of the memorandum. In which form? Form of the memorandum, and the provision of the rule first so far as they are related to the form and the contents of the memorandum of the appeal shall apply thereto. The cross objection shall also be in the form of the memorandum, and the rule first of the order 41 is applicable in respect of the such memorandum of the cross objection, in respect of the contents of the memorandum, and separate, concisely and distinct had the any grounds etc. mentioned in the such memorandum. And the sub rule 3, unless the respondent filed with the objection a written acknowledgement from the party who may be affected by the such objection or his pleader of having received a copy thereof, the appellant court shall cause a copy to be served as soon as may be after the filing of the cross objection on the such party or his pleader at the expenses of the respondent. If the respondent already served the copy of the cross objection to the appellants or his pleader etc., then there is no requirement of the furnish the copy etc. of the cross objection by the court. But if the already respondent is not served the copy of the cross objection etc., then court shall serve the copy of that cross objection on the appellants or his pleader etc., because the such party is the affected parties from the cross objection on the expenses of the respondent. Okay. तो ये अब ओमिट हो चुका है, इतना ही इसमें रूल 22 में अपने लिए इम्पोर्टेंट है इस परीक्षा की दृष्टि से। स्टूडेंट जो भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं अपने माइक का ध्यान रखें प्रॉपरली, किसी का भी माइक चालू ना हो, क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है उससे। कोई न्यू स्टूडेंट्स हो और उनको पता नहीं है तो वो इस बात को ध्यान में रखें। यस, तो कुल मिला के इसमें इतना ही आपसे पूछा जा सकता है, ले दे के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। क्रॉस ऑब्जेक्शंस का प्रोविजन ऑर्डर 41 के कौन से रूल में? रूल 22 में। किसका राइट है ये क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का? ये रेस्पोंडेंट का राइट है, प्रत्यर्थी का। क्या लिमिटेशन पीरियड है इसका? 1 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द रेस्पोंडेंट और द हिज प्लीडर। क्या इस टाइम को अपीलेंट कोर्ट एक्सटेंड भी कर सकता है? यस। फॉर्म क्या होगा? मेमोरेंडम के फॉर्म में होगा वो, और रूल फर्स्ट के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल रहेंगे। जो अपील का मेमोरेंडम है उसमें जो कंटेंट्स एटसेट्रा से रिलेटेड जो प्रोविजन दे रखे हैं वो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में भी अप्लाई। इंटरप्रिटेशन यदि देखा जाए क्रॉस ऑब्जेक्शन का, व्हेन अ सूट इज पार्टली डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ and partly in favor of the defendant and the aggrieved party, either the plaintiff or defendant files an appeal, the opposite party may adopt any of the following courses. What? He may prefer an appeal from that part of the decree which is against him. Thus, there may be the 2 appeals against the same decree, one by the plaintiff and the other by the defendant. They are known as a cross appeal. It is the first resource or recourse for the parties. Second, he may not file an appeal against the part of the decree passed against him, but he may take the objection against the same. Such objection are called the cross objection. Either he may file the separate appeal or may file the cross objection under the rule 22 of the order 41. Without filing a cross appeal or the cross objection, he may support the decree on the grounds decided in his favor by the trial court
or the even on the grounds decided against him, who may file the cross objection under the Rule 22 sub-rule first. Cross objection can be filed by the respondent only. If he could have filed an appeal against any part of the decree, if he is aggrieved by a finding in the judgment, even though the decree in his favor because of the some other finding, what would be form of the memorandum? Cross objection shall be in the form of a memorandum of the appeal, and this should be served on the party affected by it, and a respondent can file the cross objection as an indigent person as per the sub rule 5 of the Rule 22 of the Order 41. Can file an indigent person, it means he make the application before the court to allow his cross objection without the payment of the court fees, and the court may allow that application and permitted him to file the cross objection to continue the cross objection as an indigent person. निर्धन के रूप में भी क्रॉस ऑब्जेक्शन या प्रत्याक्षेप करने का उसका है वो अधिकार है, और कोर्ट जो है उसकी एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है बिना न्यायालय फीस के भुगतान किए उसके प्रत्याक्षेप को जारी रखने के वो अनुमति अपीली न्यायालय के द्वारा दी जा सकती है. What is the limitation for the filing of cross objection? Cross objection can be filed within the 1 month from the date of the service on the respondent or his pleader of the notice of the date fixed or the hearing of the appeal. But appellant court may extend the period. May extend the period, it is the power of the appellant court. It is not a matter of right. Matter of right, the cross objection may be filed within the 1 month from the date of the service of notice on the respondent. And what would be procedures? During the hearing of that appeal and where the cross objection is made in respect of the same appeal. Appeal and cross objection should be heard together, and they should be disposed of by a common judgment incorporating the decision on both the appeal as well as the cross objections, and even where an appeal is withdrawn or is dismissed for a default, the cross objection may be heard and determined. सुनवाई की क्या प्रक्रिया रहेगी? अपील और क्रॉस ऑब्जेक्शन को एक साथ सुना जाएगा, एक सामान्य निर्णय से है वो उनका निपटारा किया जाएगा, और इवन यदि अपील का विड्रॉल कर दिया जाता है, अपीलार्थी वापस ले लेता है वो अपनी अपील को, या व्यतिक्रम में अपील खारिज भी हो जाती है, क्रॉस ऑब्जेक्शन उसके बाद भी कंटिन्यू रह सकता है, उसको सुना जा सकता है और फाइनली डिटरमाइन किया जा सकता है यदि अपीलेंट कोर्ट किसी प्रकार का कोई रिलीफ है वो रेस्पोंडेंट के पक्ष में देना उचित समझता है. हिंदी में देखेंगे आप नियम 22, सुनवाई में प्रत्यर्थी डिक्री के विरुद्ध आक्षेप कर सकेगा मानो कि उसने वो पृथक अपील की हो. कोई भी प्रत्यर्थी यदि भी उसने डिक्री के किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, सेपरेट अपील उसने वो नहीं की है, केवल डिक्री का समर्थन है वो कर सकेगा, बल्कि यह कथन भी कर सकेगा, न केवल डिक्री का समर्थन है वो कर सकेगा, बल्कि यह कथन भी कर सकेगा कि अधीनस्थ न्यायालय में उसके विरुद्ध किसी विवादित के बाबत निर्णय उसके पक्ष में होना चाहिए था, और डिक्री के विरुद्ध कोई ऐसा प्रत्याक्षेप भी कर सकेगा. प्रत्याक्षेप या क्रॉस ऑब्जेक्शन करने का भी उसका राइट है, जो वह अपील द्वारा कर सकता था. जिस बात को वो पृथक अपील द्वारा है वो कोर्ट के सामने अपीली न्यायालय में है वो ला सकता था, उन आधारों को वो अपील के रिप्लाई में या अपील के उत्तर के अंदर है वो क्रॉस ऑब्जेक्शन के रूप में या प्रत्याक्षेप के रूप में है वो आदेश 41 के नियम 22 के उपनियम 1 में है वो पेश कर सकता है. परंतु परिसीमा काल से संबंधित है ये जो प्रत्याक्षेप या क्रॉस ऑब्जेक्शन है अपीली न्यायालय में, उस तारीख से 1 महीने के भीतर, उस तारीख से 1 महीने के भीतर जिसको उस पर या उसके प्लीडर पर अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन की सूचना तामील हुई थी, या कोई अतिरिक्त समय जो अपीली न्यायालय के द्वारा उसको है वो अनुज्ञात दिया गया है, तो उस अतिरिक्त समय में भी पेश कर सकता है. जहां तक बात सामान्य परिसीमा काल की है, 1 महीना है. कहां से? प्रत्यर्थी पर नोटिस तामील होने या प्रत्यर्थी के अधिवक्ता पर नोटिस तामील होने की तारीख से. और ये जो अतिरिक्त समय, ये अपीली न्यायालय की पावर है, वो विवेक का अधिकार है, दे भी सकता है, देने से इनकार भी कर सकता है. यदि लिमिटेशन पीरियड पे कोई क्वेश्चन आता है तो 1 मंथ इज द करेक्ट ऑप्शन.
आपको ऐसा नहीं है कि फर्दर टाइम भी है वो दिया जा सकता है, इसलिए 1 मंथ और फर्दर टाइम, नो, द लिमिटेशन पीरियड इज 1 मंथ. दिस इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट द एडिशनल टाइम. जिस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट का यदि लिमिटेशन पीरियड आपसे पूछा जाए, लिखित कथन पेश करने का परिसीमा काल क्या है, 30 डेज राइट आंसर है. दो कोर्ट के पास पावर है कि वो आफ्टर 30 डेज एंड बिफोर द 90 डेज expiration of the 90 days from the date of the service of summon on the defendant, the concerned court may allow the defendant to file the return statement upon specified grounds, upon a certain specified ground, but that is the power of the court. It is not claimed as a matter of right. Matter of right, the defendant may file the WS within the 30 days from the date of the service of the summon on the defendant. Similarly, same rule is applicable in this point. Cross objection may file the matter of right within the 1 month from the date of the service of notice on the respondent or the his pleader. स्पष्टीकरण आप देखेंगे, क्रॉस ऑब्जेक्शन को कुछ क्लियर करता है कि कोई प्रत्यर्थी जो निर्णय में उस न्यायालय के किसी ऐसे निष्कर्ष से जिस पर डिग्री आधारित है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, इस नियम के अधीन प्रत्याक्षेप जहाँ तक वो डिग्री उस निष्कर्ष पर आधारित है, इस बात के होते हुए भी वो पेश कर सकेगा कि न्यायालय के किसी अन्य निष्कर्ष पर जो बात के विनिश्चय के लिए पर्याप्त है, विनिश्चय के कारण वो डिग्री पूर्णतः या भागतः प्रत्यर्थी के पक्ष में. यदि कोई एक इशू ट्रायल कोर्ट ने रेस्पोडेंट के फेवर में भी, आंशिक रूप से रेस्पोडेंट के फेवर में भी डिसाइड किया है, उसके बावजूद भी अदर इश्यूज यदि रेस्पोडेंट के अगेंस्ट डिसाइड किए और जिसको प्रूव करने का बर्डन रेस्पोडेंट पे वो रिलाई अपॉन एटसेट्रा करता था, तो ऐसी कंडीशन में उन जो फाइंडिंग ट्रायल कोर्ट की रेस्पोडेंट के अगेंस्ट है, उनके बारे में वो क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकता है. उसका क्रॉस ऑब्जेक्शन बार्ड नहीं होगा केवल इस आधार पर कि कोई इश्यू है, कोई फाइंडिंग उसके फेवर की भी है ट्रायल कोर्ट में, इस आधार पर क्रॉस ऑब्जेक्शन बार्ड नहीं होगा. सब रूल जो 2 है, आक्षेप का प्रारूप और उसको लागू होने वाले उपबंध. आक्षेप का मतलब प्रत्याक्षेप से क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होगा, फॉर्म ज्ञापन के रूप में होगा. किस रूप में? ज्ञापन के प्रारूप में होगा, वो मेमोरेंडम के रूप में. जिस तरीके से अपील जो है वो ज्ञापन के प्रारूप में होती है, वैसे ये प्रत्याक्षेप भी है वो ज्ञापन के प्रारूप में होगा. और नियम 1 के जो उपबंध है वो अपील के ज्ञापन के प्रारूप और अंतर्वस्तु से जो संबंधित है वो प्रत्याक्षेप के ज्ञापन के संबंध में भी लागू होंगे. इट मीन्स ये भी जो प्रत्याक्षेप है ये संक्षिप्त में होंगे, इसमें आधार और विभिन्न शीर्षकों के अंदर है वो वर्णित होंगे. अंतर्वस्तु जो है, जो डिग्री को चुनौती जिन आधारों पर दी जा रही उन आधारों का है वो कथन होगा. तो जो बातें आपने आदेश 41 के नियम 1 में पढ़ रखी अपील के ज्ञापन के संदर्भ में, वो सारी फॉर्मेट और कंटेंट्स के संदर्भ में है वो क्रॉस ऑब्जेक्शन के ज्ञापन या प्रत्याक्षेप के ज्ञापन में भी लागू होगी. सब रूल जो 4 है, सब रूल 3 जो रिपील हो चुका है या ओमिट हो चुका है, जो कुछ भी है, 99 के अमेंडमेंट से 2002, एक नंबर एक्ट नंबर क्या दे रखा है नीचे फुटनोट में, 46 ऑफ 1999, वो ईयर लिखा होगा. एक्ट नंबर 46 ऑफ 1999 नहीं लिखा होगा, वो डेट है. उन्नीस 1999 का जो संशोधन है, उस संशोधन के द्वारा वो समाप्त है वो कर दिया गया है इसको, उपनियम 3 को. उपनियम 4 जो अपने इंग्लिश में पढ़ी थी कि यदि अपील वापस ले ली जाती है या अपील खारिज हो जाती है व्यतिक्रम में अपीलार्थी के, तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस ऑब्जेक्शन का क्या होगा, ये सब रूल 4 में दे रखा है. जहां किसी ऐसे मामले में ज्ञापन को प्रत्यर्थी ने इस नियम के अधीन पेश किया है, मूल अपील विड्रॉ कर ली जाती है या व्यतिक्रम के लिए मूल अपील है वो खारिज कर दी जाती है अपीलार्थी की अनुपस्थिति आदि में, तो वहां ये जो प्रत्याक्षेप जो पेश किया गया आदेश 41 नियम 22 के अंतर्गत ये कंटिन्यू रहेगा और उसको जो कोर्ट है वो सुन के और अवधारित है वो करेगा या कर सकेगा. और सब रूल 5 निर्धन के द्वारा अपीलों से संबंधित उपबंध भी इस नियम के अधीन
आक्षेप को वहाँ तक लागू होंगे जहाँ तक वो लागू हो सके। यदि प्रत्यर्थी है वो निर्धन की कैटेगरी में आता है, उसके पास मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन की फीस पे करने का, कोर्ट फीस पे करने के सफिशिएंट मीन्स नहीं है, या वो इनकैपेबल है, अनेबल है टू पे द कोर्ट फीस फॉर द मेमोरेंडम ऑफ द क्रॉस ऑब्जेक्शन, तो वो ऑर्डर 44 है वो उसके संदर्भ में लागू होगा। वो इंडिजेंट के रूप में क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकता है, एप्लीकेशन एक सेपरेट फाइल करेगा, अपीलेंट कोर्ट यदि परमिट करता है उसको, तो ऐसी कंडीशन में उसकी अपील है वो निर्धन के रूप में प्रत्याक्षेप उसका है वो जारी रह सकता है। रूल 23 इज समथिंग इंपॉर्टेंट, रिमांड ऑफ द केस बाय अपीलेंट कोर्ट। अपीलीय न्यायालय के द्वारा मामले को वापस भेजा जाना, प्रतिप्रेषित किया जाना, प्रतिप्रेषण करना। where the court from whose the decree and appeal is preferred has disposed of the suit upon a preliminary point, dispose of the suit upon a preliminary point, and the decree is reversed in appeal. Both points must be fulfilled simultaneously. The suit is disposed of before the trial court upon a preliminary point, and a decree is reversed in appeal. Then appellant court has the discretionary power under the Rule 23. The appellant court may, if it thinks fit by order, remand the case, may further direct what issue or the issues shall be tried in case of so remanded, and shall send a copy of its judgment and order to the court from whose the decree the appeal is preferred, and with direction to the readmit the suit under its original number in the register of the civil suit, and proceed to the determine the suit and the evidence, if any, recorded during the original trial shall subject to the all just exception be evidence during the trial after the remand. अपीलीय न्यायालय की शक्ति है इस आदेश 41 के नियम 23 के अंदर सपठित धारा 107 सीपीसी, मामले को अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित वो किया जाना कब, जहां डिक्री पारित करने वाले जो न्यायालय, जहां उस न्यायालय ने जिसने डिक्री पारित की थी, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय ने वाद का निपटारा किस बिंदु पर किया था, किसी प्रारंभिक बिंदु पर किया था, किसी प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक बात पर मीन्स प्रिलिमिनरी इशू बनाया और उस पर है वो डिस्पोज ऑफ किया गया केस है वो ऑर्डर 14 रूल 2 सीपीसी एटसेट्रा के अंतर्गत, और उस डिक्री को अपील में क्या कर दिया गया, उलट दिया गया अपीलीय न्यायालय के द्वारा। वो डिक्री गलत पाई गई, उसको रिवर्स कर दिया गया, तो दैन अपीलीय न्यायालय के पास विवेक की शक्ति है इस आदेश 41 के नियम 23 के अंतर्गत। अपीलीय न्यायालय ऐसा करना यदि ठीक समझता है तो मामले का आदेश के द्वारा प्रतिप्रेषण कर सकता है। प्रतिप्रेषण कर सकता है इट मीन्स ट्रायल कोर्ट को वापस भेज सकता है, विचारण जो न्यायालय उसको दोबारा सुनने के लिए वो भेज सकता है, रिमांड कर सकता है मैटर को, और यह अतिरिक्त निर्देश भी दे सकता है उस रिमांड ऑर्डर के अंदर प्रतिप्रेषित मामले में कौन से विवादक या विवादकों का विचारण है वो किया जाए, और अपने निर्णय और आदेश की प्रति उस न्यायालय को जिसको डिक्री की अपील की गई इस निर्देशों के साथ भेजेगा कि उस वाद को जो है वो सिविल वादों के रजिस्टर में मूल संख्या पर पुनः है वो दर्ज किया जाए, जो ओरिजिनल सूट नंबर थे उसके जब पहली बार फाइल किया गया था कंसर्न कोर्ट उसी नंबर पर दोबारा है वो दर्ज किया जाए। इस डायरेक्शन के साथ वो मामले को ट्रायल कोर्ट को वापस है वो भेजता है, और वाद के अवधारण के लिए आगे है वो कार्रवाई की जाए, और यदि कोई साक्ष्य मूल विचारण के दौरान में अभिलिखित कर लिया गया था तो वो सभी न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए प्रतिप्रेषण के बाद वाले विचारण के दौरान में भी साक्ष्य होगा या साक्ष्य माना जाएगा। दो बातें आपको तैयार रखनी, इतना सारा डिटेल में नहीं भी याद रहे। रिमांड रूल 23 में कर सकता है अपीलेंट कोर्ट, दो बातें एक साथ कंप्लीट होनी जरूरी। विचारण न्यायालय के अंदर वाद का निपटारा किसी प्रारंभिक बिंदु पर किया गया था और उस डिक्री को अपील में अपीलीय न्यायालय ने उलट दिया है। अपीलीय न्यायालय की विवेकीय शक्ति है कि उस मामले को विचारण न्यायालय द्वारा दोबारा विचारण करने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकता है आदेश 41 के नियम 23 के अंतर्गत। Appellant court may remand the case to the trial court if the suit is disposed of before the that trial court on the preliminary point and that decree is reversed by the appellant court in appeal. Then appellant court may
gives the direction to pass the order of the remand the case to the trial court to reheard. Then rule 23A is also concerned to the remand, but remand in other cases. Yes. Sir, when the decree is reversed and appealed, then sir, what is the need of remand? रिवर्स इन अपील इट मीन्स ट्रायल कोर्ट ने जो कुछ भी डिक्री पारित की थी उसको अपीलेंट कोर्ट ने उलट दिया कि ये डिक्री सही नहीं है। हाँ तो सर वो तो फिर उसका जजमेंट हो गया, तो वो बाइंडिंग क्यों नहीं होगा? रिमांड करने की क्या जरूरत है? कर सकता है, ऐसा ये थोड़ा ही कि हर मामले में करेगा। यदि अपीलेंट कोर्ट को लगता है कि ऑलरेडी मटेरियल है, कोई एविडेंस लेने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, उस पर डिसाइड हो सकती है, तो रूल 24 में फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा अपील को, वो रिमांड थोड़ा ही करेगा। जब अपीलेंट कोर्ट को ये लगता है कि इसमें वो रिमांड होना चाहिए, इसमें एविडेंस वगैरह है वो दोबारा इशू दोबारा बढ़ने चाहिए, और दोबारा इशू बढ़ने के बाद दोबारा है वो इस पर ट्रायल होनी चाहिए, एविडेंस दोबारा है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये जब सीमा आचार्य अपना माइक ऑफ कर दे, ये जब ओपिनियन होगी अपीलेंट कोर्ट की, तभी रिमांड होगा। और जब कोर्ट को लगता है कि कोई एविडेंस रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी सफिशिएंट है मटेरियल, ट्रायल कोर्ट ने जो रिकॉर्ड किया वो, और कोई दोबारा इशू बनाने की भी है वो जरूरत नहीं है, ट्रायल कोर्ट को भेजने की जरूरत नहीं है दोबारा, अपीलेंट कोर्ट इटसेल्फ इशू बना के उसको डिसाइड कर सकता है। तो रूल 24 में अपीलेंट कोर्ट के पास पावर है, वो फाइनली डिस्पोज ऑफ कर सकता है अपील। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में रिमांड होगा, एक्सेप्शनली। जैसे नेसेसरी पार्टी थी कोई और उसको वो पार्टी नहीं बनाया, नॉन जॉइंडर था उसका, तो ऐसी केस में रिमांड होगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो पार्टी बनेगा, वो उसमें रिप्लाई फाइल करेगा अपना WS फाइल करने के बाद क्या क्या है वो डिस्प्यूट है उस पर इश्यूज बनेंगे, इशू बनने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड होगी, तो ये सारे कार्य तो ट्रायल कोर्ट में ही हो सकते हैं। तो ऐसे केस में रिमांड का ऑर्डर है वो होगा। यस। रूल 23A, remand in other cases where the court from whose decree an appeal is preferred has disposed of the case otherwise than on the preliminary point. Otherwise than on a preliminary point means the case is disposed of on the merit. The court decide all issues which framed before the trial court. The decree is reversed in appeal. The retrial is considered necessary. The appellant court shall have the same power as it under the Rule 23. Where the court from whose decree an appeal is preferred has disposed of the case otherwise than on the preliminary point, not decided on the preliminary issue. Case is decided on the merit. The concerned trial court has decided all issues which is framed before that court, and that decree is also reversed in the appeal, then the appellant court has the discretionary power under the Rule 23A. If the opinion of the appellant court is that the retrial is considered necessary, then appellant court may pass the order of the remand the case to the trial court, and all other things which is provided under the Rule 23 may applies if the order is passed under the Rule 23A. नियम 23A आप देखेंगे, अन्य मामलों में प्रतिप्रेषण, अन्य मामलों का मतलब जो रूल 23 में फॉल नहीं हो रहे हैं, जो नियम 23 में कवर नहीं हो रहा है, इट मीन्स प्रारंभिक बिंदु से भिन्न आधार पर है वो मामले का निपटारा हुआ है। यहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई, मामले का निपटारा प्रारंभिक बिंदु पर करने से अन्यथा कर दिया गया है। प्रारंभिक बिंदु से या प्रारंभिक बात से अन्यथा यदि निपटारा था उस वाद का या उस मामले का ट्रायल कोर्ट के अंदर, और डिक्री अपील में उलट दी गई है, और अपीलीय न्यायालय की राय में पुनर्विचारण है वो आवश्यक है विचारण न्यायालय में, तो ऐसी कंडीशन में अपीलीय न्यायालय आदेश 41 के नियम 23A के अंतर्गत मामले को विचारण न्यायालय को है वो प्रतिप्रेषित है वो कर सकता है रीट्रायल करने के लिए या पुनर्विचारण करने के लिए। और नियम 23 के अधीन जो डायरेक्शन वगैरह दे रखे हैं, कौन से इश्यू और इश्यूज एटसेट्रा पे रीट्रायल होनी है, और जो
रिमांड का ऑर्डर होने से पहले जो ओरिजिनल ट्रायल थी उसके दौरान भी जो एविडेंस रिकॉर्ड की गई है वो रीट्रायल में भी कंसीडर की जाएगी, वो एविडेंस है वो मानी जाएगी। वो सारी बातें है वो नियम 23A में ऑर्डर होता है उसमें भी एप्लीकेबल रहेगी। रूल 24, वेयर एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड इज सफिशिएंट, appellant court may determine the case finally. Determine the case finally means determine the appeal finally, not case remanded to the trial court, etc. Under what circumstances? Where the evidence upon the record is sufficient to enable the appellant court to pronounce the judgment, the appellant court may, after resettling the issues if necessary, it is not the mandatory rule, if necessary the resettled the issues, finally determine the suit, notwithstanding the judgment of the court from whose the decree the appeal is preferred has proceeded wholly upon the some ground other than that on the which the appellant court proceeds. सम में या सेम है, एक बार देखना बैरक से, अपॉन सम ग्राउंड या अपॉन सेम ग्राउंड? ओके। Rule 24 confer the power to the appellant court to decide the case finally, to decide the appeal finally, if the evidence upon the record is sufficient to enable the appellant court to pronounce the judgment upon the that matter. अपीलीय न्यायालय यदि अभिलेख जो भेजा गया अपीलीय न्यायालय को या अपीलीय न्यायालय ने मंगवाया है ट्रायल कोर्ट से, उसमें साक्ष्य यदि उस पत्रावली पर है वो पर्याप्त है और अपील का अंतिम निपटारा हो सकता है उस एविडेंस के आधार पर, तो अंतिम रूप से उस मामले का है वो अवधारण किया जाएगा अपीलीय न्यायालय के द्वारा आदेश 41 के नियम 24 में। जहां अभिलेख में का साक्ष्य अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने के लिए पर्याप्त है, वहां अपीलीय न्यायालय यदि आवश्यक हो विवादकों का है वो पुनः स्थिरीकरण करेगा, इश्यूज है वो रीसेटल किए जाएंगे और उसके बाद वाद का इस बात के होते हुए भी अंतिम रूप से अवधारण कर सकेगा कि उस न्यायालय का निर्णय जिसकी डिक्री की अपील की गई है पूर्णतः उस आधार से भिन्न आधार पर किया गया है जिस आधार पर अपील न्यायालय ने वो कार्रवाई की है। अपीलीय न्यायालय जो है वो किसी डिफरेंट ग्राउंड पर भी डिसीजन है वो अपना दे सकता है, जिन ग्राउंड्स पर है वो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो बार्ड नहीं है अपीलेंट कोर्ट के लिए। रूल 25, वेयर अपीलेंट कोर्ट में फ्रेम द इश्यूज एंड रेफर देम फॉर द ट्रायल टू द कोर्ट हुज डिग्री अपील्ड फ्रॉम। This refer is differ from the remand. In case of the remand, there is retrial, and after completed the retrial, the judgment and decree passed by the same trial court. But under the Rule 25, only evidence is recorded upon the certain issues by the trial court and given the finding by that trial court, and after then such evidence and the finding forwarded to the appellant court. Ultimately, appellant court decide that matter under the Rule 26 or 26A of the Order 41. It is the difference between the Rule 23 and 23A and the Rule 25. नियम 23 में और 23A के अंदर जब प्रतिप्रेषण का आदेश हो जाएगा तो वो विचारण न्यायालय ही साक्ष्य लेखबद्ध करेगा उसमें पुनः विचारण के दौरान, और विचारण न्यायालय ही दोबारा उसके अंदर निर्णय और डिक्री पारित करेगा। और नियम 25 के अंदर यदि मैटर है वो कोई रेफर किया गया है तो विचारण न्यायालय केवल किसी पर्टिकुलर इशू या इश्यूज पर है वो साक्ष्य लेखबद्ध करेगा और उसमें अपने निष्कर्ष के साथ वापस है वो साक्ष्य और निष्कर्ष दोनों अपीलीय न्यायालय को भेजेगा और अपीलीय न्यायालय उसको शामिल करते हुए और पहले से पत्रावली पर जो साक्ष्य उपलब्ध है उन दोनों को कंसीडर करके अल्टीमेटली उस अपील का निपटारा करेगा। ये आदेश 41 के नियम 23 और 23A और नियम 25 के बीच में वो अंतर है। Where appellant court may frame the issues and refer them for the trial to the court whose decree appeal from, where the court from whose decree the appeal is preferred has omitted to frame the any issue, omitted to try the any issue or to determine, omission to determine the any question of the facts, which appears to the appellant court essential to the right decision of the suit upon the merits, the appellant court may, if necessary, the frame issues
and refer the same for the trial to the court from whose the decree the appeal is preferred, and in such case shall direct that the such court to take the additional evidence required, and such court shall proceed to try the such issue, and shall return the evidence to the appellant court together with its finding thereon and the reason therefore within the such time as may be fixed by the appellant court or the extended by it from the time to time. नियम 25 अपीलीय न्यायालय विवादकों की वो विरचना कर सकता है और उन्हें उस न्यायालय को विचारण के लिए निर्देशित कर सकता है जिसकी डिक्री की अपील अपीलीय न्यायालय में की गई। कब किया जा सकता है ऐसा? जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है अपीलीय न्यायालय में, उस न्यायालय ने क्या किया है, किसी विवादक की विरचना में लोप किया है, कोई इशू बनना चाहिए था और वो नहीं बनाया, या इशू बना हुआ था, विवादक था बना हुआ बट उसके विचारण में कोई लोप किया, या किसी तथ्य के प्रश्न के अवधारण में लोप किया है। ओमिजन वर्ड 3 जो पॉइंट्स आपने पढ़े तीनों के लिए कॉमन है। विवादक की विरचना में लोप था, विवादक के विचारण में लोप था, या किसी तथ्य के प्रश्न के अवधारण में लोप था। ओमिजन ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ओमिजन ऑन द ट्रायल ऑफ द एनी इशू, और ओमिजन ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और वो विवादक जो है या तथ्य का बिंदु कैसा है, वो अपीलीय न्यायालय के अनुसार वाद के गुणावगुण के सही निर्णय के लिए, सही विनिश्चय के लिए परम आवश्यक प्रतीत होता है, एसेंशियल है, अति आवश्यक प्रतीत होता है अपीलीय न्यायालय को। तो वहां अपीलीय न्यायालय विवादकों की विरचना कर सकेगा और उन्हें न्यायालय को विचारण के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा जिसकी डिक्री की अपील की गई है, और ऐसी दशा में न्यायालय को अपेक्षित अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए वो डायरेक्शन दिया जाएगा, और ऐसा न्यायालय ऐसे विवादकों की विरचना के लिए अग्रसर होगा, विचारण के लिए विवादकों के विचारण के लिए अग्रसर होगा, और साक्ष्य को उस पर अपने निष्कर्ष सहित और उनके लिए अपने कारणों सहित ऐसे समय के भीतर जो अपीलीय न्यायालय द्वारा नियत किया गया है या उसके द्वारा समय समय पर समय बढ़ाया गया है, अपील न्यायालय को लौटा देगा। मीन्स कोई विवादक जो बनाया जाना चाहिए था नहीं बनाया ट्रायल कोर्ट ने, विवादक बना हुआ था बट उस पर विचारण नहीं हुआ, या तथ्य के बिंदु पर कोई अवधारण नहीं दिया गया है विचारण न्यायालय के द्वारा, लोप किया गया इन तीनों में से किसी भी बिंदु के बारे में, और कंसर्न जो विवादक था वो उस मामले के गुणावगुण पर अवधारित करने के लिए अति आवश्यक था, एसेंशियल था, राइट डिसीजन ऑफ द केस। अपीलीय न्यायालय उस विवादक को बनाकर और विचारण न्यायालय को भेज सकता है उस पर साक्ष्य लेने के लिए, और उस पर अपने निष्कर्ष सहित वापस वो साक्ष्य को अपीलीय न्यायालय को भेजने के लिए, और समय जो कुछ भी अपीलीय न्यायालय ने तय किया उस समय के भीतर भेजा जाएगा, और उस समय को अपीलीय न्यायालय बढ़ा भी सकता है। रूल 26 वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। फाइंडिंग एंड एविडेंस टू बी पुट ऑन द रिकॉर्ड एंड ऑब्जेक्शन टू द फाइंडिंग, ये जो रूल 25 में रिकॉर्ड किया गया एविडेंस है और फाइंडिंग है, अपीलेंट कोर्ट में वो पेश किया जाएगा और पार्टी उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी कर सकती है। और सब रूल 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ द अपील, अल्टीमेटली अपील का निपटारा इसमें कौन करेगा? रूल 25 की उस एविडेंस एटसेट्रा को कंसीडर करने के बाद अपीलेंट कोर्ट करेगा। आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड सो फिक्स फॉर द प्रेजेंटिंग द सच मेमोरेंडम, द अपीलेंट कोर्ट shall proceed to the determine the appeal. निष्कर्ष और साक्ष्य का अभिलेख में शामिल किया जाना और निष्कर्ष पर कोई आपत्ति, ऐसा साक्ष्य और निष्कर्ष जो वाद के अभिलेख का भाग होगा, जो रूल 25 में वो लेखबद्ध करके भेजा गया विचारण न्यायालय द्वारा, दोनों पक्षकारों में से कोई भी ऐसे समय के भीतर जो अपील न्यायालय द्वारा नियत किया जाएगा उस निष्कर्ष के प्रति कोई आपत्ति या आक्षेप भी है वो कर सकते हैं, और ऐसे आपत्ति का जो ज्ञापन वगैरह है वो पेश किए जाने के लिए जो निर्धारित अवधि है उसके बाद यदि ऐसा कोई आपत्ति पेश नहीं की है और की गई है तो उसको निपटारा कर दिया अपील न्यायालय ने। अल्टीमेटली अपील न्यायालय क्या करेगा? अपील का अवधारण है वो करने के लिए या अपील को निपटाने के लिए अग्रसर। रूल 26 है ऑर्डर ऑफ द रिमांड टू मेंशन द डेट ऑफ द नेक्स्ट हियरिंग, वेयर द अपीलेंट कोर्ट रिमांडेड द केस अंडर द रूल 23 और द 23A or frame the issues and refer them for the trial under the rule 25, it shall fix a date for the appearance of the parties before the court from whose the decree appeal was preferred for the purpose of the receiving
and the direction of that court as to further proceedings in the suit. जब भी अपीलेंट कोर्ट रूल 23 में, 23A में या रूल 25 में कोई ऑर्डर करता है रिमांड का या विवाद की विरचना करके और विचारण के लिए निर्दिष्ट करता है, तो पक्षकारों को अपीलीय न्यायालय में जो अपीलार्थी और प्रत्यर्थी है उनको है वो उनकी डेट फिक्स करके है वो भेजेगा कि आपको ट्रायल कोर्ट के सामने इस तारीख को है वो अपीयर होना है आगे की कार्रवाई ट्रायल कोर्ट में करने के लिए। रूल 27 समथिंग इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, पावर ऑफ द अपीलेंट कोर्ट टू टेक द एडिशनल एविडेंस, अतिरिक्त साक्ष्य लेने की पावर है अपीलीय न्यायालय की रूल 27 में। रीड विद द सेक्शन 107 CPC व्हाट provided under rule 27, production of the additional evidence in appellant court. The party to an appeal shall not be entitled to produce the additional evidence whether oral or documentary in the appellant court, but if, as a general rule, the party to the appeal is not entitled to produce the additional evidence before the appellant court whether oral or documentary, but exceptionally additional evidence may be received by the appellant court upon the ground which is mentioned under the clause A, AA and B etc. of the rule 27. The court from whose decree the appeal is preferred has refused to admit the evidence which ought to have been admitted. It is the ground of the taking the evidence, additional evidence by the appellant court. And one more ground, the party seeking to produce the additional evidence establishes that notwithstanding the exercise of the due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not after the exercise the due diligence be produced by him at the time when the decree appealed against was passed. And clause B, the appellant court required, it is the power of the appellant court, required any document to be produced or any witness to be examined. For what purpose? To enable it to pronounce the judgment. Enable, it means the appellant court, enable appellant court to pronounce the judgment, or for any other substantial cause, the appellant court may allow the such evidence or document to be produced or witness to be examined under the rule 27 of the order 41. These are the three grounds for taking the additional evidence or by the appellant court. First, if any evidence is produced before the trial court, but trial court is that evidence is refused by the trial court, but that evidence ought to be received, ought to be admissible. Second, if any evidence or the document etc. which is not in the knowledge of the parties during the trial and not by the due diligence may be produced before the trial court before the passing the decree, that evidence also may be received by the appellant court or the taking by the additional evidence by the appellant court. And the third, that is the itself power of the appellant court. If any document or the examination of any witness is necessary to enable to pronounce the judgment of the appellant court or for any other substantial cause necessary the production of the document or the examination of the witness before the appellant court, then appellant court may permit the production of that document and the examination of that witness under the clause B of the sub-rule first of the rule 27. Where additional evidence is allowed to be produced by the appellant court, the court shall record the reason for its admission. नियम 27 आप देखेंगे, अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य पेश किया जाना, अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य पेश किया जाना, ये नियम 27 में अपवादित तीन परिस्थितियां दे रखी। सामान्य नियम क्या है? अपील के पक्षकार अपीलीय न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वो मौखिक हो या दस्तावेजी हो पेश करने के हकदार नहीं है, किंतु ये जो तीन बातें दे रखी है क्लॉज A, AA और B के अंदर, इन अपवादित परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य अपीलीय न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है अपील के दौरान। किन आधारों पर? उस न्यायालय ने जिसने डिक्री
जिसकी डिक्री की अपील की गई है, मींस ट्रायल कोर्ट, विचारण न्यायालय या डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से उसने इनकार किया था, स्वीकार करने से इनकार किया था जो ग्रहण किया जाना चाहिए था। एविडेंस एडमिसेबल थी, साक्ष्य में स्वीकार किए जाने योग्य थी और उसको रिफ्यूज किया है स्वीकार करने से विचारण न्यायालय ने। ऐसे साक्ष्य को अपीलीय न्यायालय यदि वो स्वीकार किए जाने योग्य था तो उसको है वो अपील के दौरान भी है वो स्वीकार कर सकता है या ले सकता है उस एविडेंस को। दूसरा जो ग्राउंड है, वो पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है, जो आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र कोर्ट के सामने पेश कर रहा है अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए, वो ये साबित कर दे क्या सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद भी ऐसे साक्ष्य की जानकारी उस पक्षकार को नहीं थी जब तक विचारण चल रहा था कोर्ट में, या उस समय वो पेश नहीं कर सकता था सम्यक तत्परता से जब वो डिक्री पारित की गई थी जिसके विरुद्ध अपील की गई। यदि इसमें से किसी परिस्थिति को साबित कर देता है वो पक्षकार, तो ऐसी कंडीशन में भी उस एविडेंस को जो है, यदि वो इंपॉर्टेंट थी, मटेरियल है उस केस के लिए, एक्सेप्शनली अपीलेंट कोर्ट है वो अपील के दौरान भी ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को ले सकता है। और तीसरा ग्राउंड, अपीलीय न्यायालय किसी दस्तावेज को पेश किए जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा की जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाए जाने के समर्थ होने के लिए, इस आधार पर उस अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने के लिए समर्थ होने के लिए, या दूसरा आधार क्या हो सकता है, किसी अन्य सारवान हेतु के लिए, अन्य किसी सारवान कारण के आधार पर ऐसे साक्ष्य को लिया जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना है वो अनुज्ञात कर सकता है। तो इन ए, बी और सी में से किसी में भी फॉल होता है। ऐसी कंडीशन में इन तीन अपवादित परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य अपील के दौरान लिया जा सकता है और ये विवेक की शक्ति है, विवेक का अधिकार है अपीलेंट कोर्ट का, बाइंडिंग नहीं है कि वो लेगा ही। और जहां अतिरिक्त साक्ष्य लेने की परमिशन दी जाती है अपीलेंट कोर्ट के द्वारा, धारा आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ, वो स्वीकार हुआ है, तो क्यों लिया जा रहा है, कहां फॉल हो रहा है, क्लॉज ए में हो रहा है, डबल ए में हो रहा है, बी में हो रहा है, वो कारण भी साक्ष्य को है वो स्वीकार करने की अनुज्ञा के लेखबद्ध किए जाएंगे। रूल 28, मोड ऑफ द टेकिंग एडिशनल एविडेंस, अतिरिक्त साक्ष्य लेने का की रीति है वो क्या रहेगी, कैसे है वो लिया जाएगा। जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट में एविडेंस ली जाती है सेम मैनर रहेगा जो ऑर्डर 18 के रूल 5, 6 एटसेट्रा में, 12, 13 एटसेट्रा में जो आपने पढ़ रखे हैं, उसी प्रकार से एविडेंस है वो रिकॉर्ड की जाएगी। स्वयं भी ले सकता है अपीलेंट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन भी दे सकता है कि एविडेंस है वो रिकॉर्ड की जाए। अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वयं भी रिकॉर्ड किया जा सकता है और विचारण न्यायालय को भी डायरेक्शन दे सकता है, अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी डायरेक्शन दे सकता है कि वो साक्ष्य लेकर और अपीलेंट कोर्ट को भेज दे। 29 वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, पॉइंट टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड वेयर द एडिशनल एविडेंस इज डायरेक्टेड और अलाउड टू बी टेकन, the appellant court shall specify the points to which the evidence is to be confined and record in its proceeding the points so specified। यदि अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना है, कौन से बिंदुओं पे लिया जाना है, वो बिंदु वो भी निर्दिष्ट किए जाएंगे और उसको वो लेखबद्ध भी किया जाएगा। रूल 30, जजमेंट व्हेन एंड वेयर प्रोनाउंस, लाइक द जजमेंट इन ओरिजिनल ट्रायल, the order 20, rule first of the order 20 is concerned to the when and where the judgment is pronounced. Similarly, the rule 30 is concerned to the judgment of appellant court. Judgment of appellant court when and where pronounced. As per the rule 30, the appellant court after hearing the parties or their pleader, after hearing the parties or their pleader and referring to any part of the proceeding, whether on the appeal or in the court from whose the decree the appeal is preferred, to which reference may be considered necessary, shall pronounce the judgment in open court either at once just after the completion of the hearing of appeal or some future day of the which notice shall be given to the parties or their pleader. Judgment shall be pronounced forthwith or at once after completion of the hearing in appeal or on the, if the judgment is reserved for the future date, that date must be communicated or notified to the parties or their pleaders. Where written judgment is to be pronounced
it shall be sufficient if the points for the determination, the decision thereon and the final order pass. What would be contents of the judgment of the appellant court? Point for determination, the decision thereon and final order passed in the appeal. What ultimately relief is granted by the appellant court and what ultimately determination made by the appellant court. These three things is the required for the judgment of the appellant court. Order passed in the appeal are read out, and it shall not be necessary the court to read out the whole judgment, but a copy of the whole judgment shall be made available for the perusal of the parties or their immediately after the judgment in pronounce. निर्णय अपीली न्यायालय का निर्णय कब सुनाया जाएगा और कहाँ सुनाया जाएगा? जहाँ तक बात कहाँ की है, ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा, खुले न्यायालय में। कब सुना जाएगा? अपील की सुनवाई पूरी होने के बाद तुरंत सुनाया जा सकता है या भविष्यवर्ती किसी तारीख पर भी सुनाया जा सकता है यदि निर्णय को रिजर्व रखा गया। कहाँ सुनाया जाएगा? ओपन कोर्ट में। अपीली न्यायालय का निर्णय कहाँ सुनाया जाएगा? ओपन कोर्ट में, खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। और कौन सी तारीख को है वो सुनाया जाएगा? तुरंत जिस दिन कार्रवाई है वो समाप्त हुई है या अपील की सुनवाई समाप्त हुई है उस दिन है वो सुनाया जाएगा, या भविष्यवर्ती किसी डे को भी सुनाया जा सकता है यदि आरक्षित रखा गया निर्णय और उस भविष्यवर्ती दिन की या तारीख की सूचना है वो पक्षकार या उनके प्लीडर को दी जाएगी। यदि लिखित में निर्णय सुनाया गया है, रिटर्न में जजमेंट सुनाया गया अपीली न्यायालय के द्वारा, तो क्या क्या आएगा अपीली न्यायालय के निर्णय के अंदर? अवधारी प्रश्न आने जरूरी है और उन पर अपीली न्यायालय का विनिश्चय आवश्यक है, और अपील में पारित जो अंतिम आदेश है उसको पढ़ा जाना पर्याप्त होगा। अवधारी प्रश्न जो क्या थे उन पर क्या विनिश्चय है और अल्टीमेटली फाइनली ऑर्डर क्या पारित किया अपीली न्यायालय ने, उसको रीड आउट है वो किया जाएगा। संपूर्ण निर्णय को ओपन कोर्ट में पढ़ना है वो जज के लिए या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए आवश्यक नहीं है, बट पक्षकार और उनके प्लीडर को संपूर्ण निर्णय है वो देखने के लिए या परिशीलन करने के लिए वो दिया जाएगा निर्णय सुने जाने के तुरंत बाद। रूल 31 is concerned to the contents, date and signature of the judgment. निर्णय की अंतर्वस्तु, निर्णय पर हस्ताक्षर और निर्णय की तारीख। कंटेंट्स, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द जजमेंट ऑफ अपीलेंट कोर्ट। अपीली न्यायालय का जो निर्णय है उसकी अंतर्वस्तु क्या होगी, उसकी तारीख क्या रहेगी, उस पर हस्ताक्षर कहाँ किए जाएंगे, ये रूल 31 में बता रखा है। द रूल 4 ऑफ ऑर्डर 20 इज कंसर्न टू द कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट ऑफ ओरिजिनल कोर्ट। जो आरंभिक क्षेत्राधिकार वाला निर्णय देता है न्यायालय, तो उस निर्णय की अंतर्वस्तु का प्रावधान कहाँ दे रखा है? आदेश 20 के नियम 4 में दे रखा है। डेट आदेश 20 के नियम 3 में दे रखी है, और सिग्नेचर एटसेट्रा ये भी नियम अबो 3 में और रूल 2 एटसेट्रा में दे रखा है। अपीलेंट कोर्ट का जो जजमेंट है उसके कंटेंट्स, डेट और सिग्नेचर कौन से प्रोविजन से गवर्न होंगे? रूल 31 से होंगे। व्हाट प्रोवाइडेड अंडर द रूल 31? द जजमेंट ऑफ द अपीलेंट कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल शैल बी इन राइटिंग, शैल बी इन राइटिंग, लिखित में होगा। शैल स्टेट द व्हाट कंटेंट्स, द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजन देयर ऑन, reasons of the decision, and the fourth one where the decree appealed from is reversed or varied, the relief to which the appellant is entitled. Fourth one is relief to which the appellant is entitled and shall at the time that it is pronounced be signed. At what time the sign and dated etc. At the time of the pronouncement be signed and dated by the concerned judge or the judges concurring thereon. The 4 points cover under the contents of the judgment the point for determination, decision thereon, or the reason for the decision. And the fourth one, that is conditional. If the decree is reversed or the varied in the appeal, decree is reversed or the varied in the appeal, then what relief the concerned party is entitled for the what relief is granted by the appellant court, that must be stated in the judgment of the appellant court.
and ultimately when the judgment is pronounced, at the same time be signed and dated by the concerned judge or the number of the judges which having the concurrent opinion in respect of that decision of the majority. हिंदी में आप देखेंगे अपीलीय न्यायालय का जो निर्णय होगा उसकी अंतर्वस्तु क्या होगी और तारीख और हस्ताक्षर कब किए जाएंगे उस पर। जहां तक अपीलीय न्यायालय का निर्णय की बात है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित में होगा और ये ओरिजिनल कोर्ट में भी लागू है ये बात। कोई भी कोर्ट का कोई भी डिसीजन, ऑर्डर एटसेट्रा ऑरल नहीं होगा, राइटिंग में, लिखित में होगा। और उस अपीलीय न्यायालय के निर्णय में 4 बातें आएगी, अवधारी प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों पर अपीलीय न्यायालय का विनिश्चय आएगा और विनिश्चय के आधार आएंगे इसमें। और जहां कोई डिग्री जो है वो अपील के अंदर क्या कर दी गई है, उलट दी गई है या उसमें परिवर्तन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वह अनुतोष भी वर्णित होगा अपीलीय न्यायालय के निर्णय में जिसका अपीलार्थी हकदार है। वो अनुतोष जिसका अपीलार्थी हकदार है उसका भी कथन होगा है वो अपीलीय न्यायालय के निर्णय में, और कंसर्न न्यायाधीश के द्वारा या उनमें से सहमत न्यायाधीशों के द्वारा जब निर्णय सुनाया जाएगा उसी समय निर्णय को क्या होगा, हस्ताक्षरित कर दिया जाएगा और दिनांकित भी किया जाएगा। रूल 32, व्हाट जजमेंट मे डायरेक्ट, व्हाट द जजमेंट ऑफ द अपीलेंट कोर्ट मे डायरेक्ट, it is given under the rule 32 of the order 41. The judgment may be for confirming, varying, reversing the decree of the trial court, or confirming, varying, reversing the decree of the trial court, or if the parties to the appeal agrees as to the form which the decree in appeal shall take, or as to the order to be made in appeal, the appellant court may pass a decree or the make an order accordingly. If there is the compromise between the parties during the appeal, the compromise appellant a decree may be passed by the appellant court. There are 4 direction may be given by the appellant court in the judgment. The decree of the trial court may be confirmed, decree of the trial court may be varied, decree of the trial court may be reversed, and the decree upon the agreement, upon the compromise be passed by the concerned appellant court. These 4 directions may be given by the appellant court in the judgment as per the rule 32. नियम 32 आप पढ़ेंगे, निर्णय में क्या निर्देश होगा। निर्णय उस डिग्री को जिसकी अपील की गई है पुष्टि करने का डायरेक्शन हो सकता है। निर्णय में जो विचारण न्यायालय की डिग्री है जिसको चुनौती दी गई है उस अपील के अंदर, उसको पुष्ट करने का या कंफर्म करने का डायरेक्शन हो सकता है। डिग्री में फेरफार करने का डायरेक्शन हो सकता है। डिग्री को उलटने का है वो डायरेक्शन हो सकता है। और यदि पक्षकार जो है डिग्री के वो सहमत हो जाते हैं अपील के दौरान, तो ऐसी कंडीशन से सहमति के अनुसार है वो सहमति के आधार पर डिग्री पारित करने का या सहमति के आधार पर ऑर्डर पारित करने का डायरेक्शन भी जजमेंट में हो सकता है। यदि पक्षकार सहमत हो जाते हैं किसी है वो कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे है अन्यथा अपील के दौरान, तो उस सहमति के आधार पर समझौता डिग्री या सहमत शर्तों के आधार पर अपीली डिग्री पारित करने का भी डायरेक्शन या निर्देश वो अपीली न्यायालय के निर्णय में हो सकता है। रूल 33, पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील। व्हाट? द अपीलेंट कोर्ट शैल हैव द पावर टू पास एनी डिग्री एंड मेक एनी ऑर्डर which ought to have been passed or made and pass or make the such further or the other decree or the order as the case may be required, and this power may be exercised by the court notwithstanding that the appeal is as to part only of the decree and may be exercised in favor of the all or any of the respondent or the parties, although the such respondent or the parties। खैर मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारा सब कुछ, परीक्षा के लिए आप इसको गो थ्रू है वो जब भी टाइम मिले शांति काल में तब हो जाना। परीक्षा में पूछने लायक कुछ भी बात नहीं है इसमें। अपीलीय न्यायालय की शक्ति के बारे में वो दे रखी है।
Rule 34, something important. Dissent to be recorded. If the any judge where the appeal is heard by the two or more judges and any judge is dissenting view from the majority, the dissenting view must be recorded as per the Rule 34. Where the appeal is heard by the more judges that one, any judge dissenting from the judgment of the court shall state in writing the decision or the order which he thinks should be passed on the appeal and may state his reasons for the same. यदि दो या अधिक न्यायाधीशों के द्वारा अपील सुनी जा रही है, जो उच्च न्यायालय में हो सकती है या सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, ऐसी कंडीशन में न्यायालय का निर्णय का मतलब जो बहुमत का निर्णय है, मेजॉरिटी का जो डिसीजन है, उससे कोई विसम्मत मत रखता है, अपना डिसेंटिंग व्यू है वो रखता है, तो वो अपना विसम्मत जो निर्णय है वो दे सकता है, विनिश्चय या आदेश है वो दे सकता है, जो उसकी नज़र में है वो पारित होना चाहिए, और उस विसम्मत जो अपना निर्णय या आदेश है उसके कारणों को भी लेखबद्ध किया। डिसीजन वही माना जाएगा जो मेजॉरिटी का डिसीजन है कोर्ट का, बट डिसेंटिंग वो अपना व्यू है वो रिकॉर्ड कर सकता है कि उसकी राय में ये होना चाहिए ऑर्डर, और उसके रीजन क्या है वो रीजन भी है वो लेखबद्ध करेगा। नेक्स्ट रूल 35, समथिंग इंपॉर्टेंट है, डेट एंड कंटेंट्स ऑफ द डिक्री। द रूल 6 ऑफ द ऑर्डर 20 is concerned to the contents of the original decree, contents of the decree passed by the original court, having exercised the original jurisdiction. आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री की अंतर्वस्तु कहाँ दे रखी है? ऑर्डर 20 के रूल 6 में दे रखी है। और एपलेंट कोर्ट के द्वारा पारित की जाने वाली जो डिक्री उसके कंटेंट्स कहाँ दे रखे हैं? रूल 35 ऑफ ऑर्डर 41, आदेश 41 के नियम 35 में। क्या है रूल 35 में? डेट एंड कंटेंट्स ऑफ द डिक्री। The decree of the appellant court. The decree of the appellant court shall bear the date, the day on which the judgment was pronounced. What is the date of the decree? The same upon which the judgment was pronounced. जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया था वही तारीख डिक्री पर है वो मेंशन की जाएगी, वही डिक्री की तारीख होगी। सब रूल 2, the decree shall contents. Sub-rule 2 is concerned to the contents of the decree of appellant court. Decree shall contain the number of the appeal, which is registered under the order 41 rule 9. आदेश 41 नियम 9 में जिस नंबर पे उस अपील को दर्ज या रजिस्टर्ड किया गया है वो अपील के नंबर होंगे इसमें। सेकंड कंटेंट्स, द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द appellant and respondent. थर्ड वन, clear specification of the relief granted or other adjudication made. Any relief is granted by the appellant court or the other adjudication is made by the appellant court, clearly specify in the decree. The decree shall state the fourth one. Decree shall state the amounts of the cost incurred in the appeal and by whom or out of the what property and in what proportion the such cost and the cost in the suit are to be paid. Sub-rule 4, the decree shall be signed. The contents is completed under the sub-rule 2 and sub-rule 3. There are 4 points. First, the number of the appeal. Second is the names and description of the appellant and respondent. Third one is the clear specification of the relief granted and the adjudication made by the appellant court. And fourth one, the statement of the amounts of the cost incurred in the appeal. Sub-rule 4 is concerned to the sign and the date of the decree. Decree shall be signed and dated by the judge or the judges who passed it. And the judge dissenting from the judgment, the judge dissenting from the judgment need not be signed the decree. Need not be signed the decree, provided that where the two or more judges than one and there is the difference of the opinion among them, it shall not be necessary for the any judge dissenting from the judgment of the decree to sign the decree. It is not necessary, but hope यदि कर भी दिया है सिग्नेचर तो उससे इनवैलिड नहीं होगा। शैल नॉट नहीं है, व्हाट? नीड नॉट। उसने सिग्नेचर नहीं किया है तो भी वो वैलिड है, कर दिया है तो भी वैलिड है, वो मैंडेटरी नहीं है उसके सिग्नेचर।
Decree should contain the following particulars as per the interpretation of the Rule 35: date and the day of the pronouncement of the judgment, number of the appeal, name and description of the parties, and a clear specification of the relief granted or other adjudication made, cost incurred in the appeal and by whom or of the what property and in what proportion such cost and the cost in the suit are to be paid, and ultimately date and signature of the judge or judges who passed it, and the dissenting judge need not be signed on the decree. हिंदी में आप देखेंगे नियम 35 डिक्री की तारीख और अंतर्वस्तु। तारीख के संदर्भ में सब रूल फर्स्ट है, अपीलीय न्यायालय की जो डिक्री होगी, अपीलेंट कोर्ट की डिक्री, उस डिक्री पर वही तारीख है वो डाली जाएगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था। निर्णय सुनाए जाने की तारीख को ही डिक्री पर है वो डिक्री की तारीख के रूप में मेंशन किया जाएगा। डिक्री की अंतर्वस्तु में क्या होगा, ये सब रूल 2 और 3 में दे रखा है। डिक्री की अपीलीय न्यायालय की जो डिक्री होगी उसमें अपील के नंबर या संख्या, जो आदेश 41 नियम 9 में जिस नंबर पर अपील दर्ज हुई है वो अपील के नंबर होंगे। दूसरा क्या होगा, अपीलीय न्यायालय की डिक्री में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के नाम और वर्णन होंगे। और तीसरा क्या रहेगा, अपीलीय न्यायालय की डिक्री के अंदर जो प्रदत्त अनुतोष है या अन्य कोई न्याय निर्णय जो अपीलीय न्यायालय ने किया है उसका स्पष्ट विनिर्देश होगा। और फोर्थ क्या रहेगा, अपील की अंतर्वस्तु के रूप में अपील में उपगत खर्चों की रकम है, इनका कथन होगा। ये मेनली 4 बातें जो है वो अपीलीय न्यायालय की डिक्री के अंदर है, वो इनका उल्लेख होगा या ये अंतर्वस्तु के रूप में होगी। डिक्री पर वो न्यायाधीश और न्यायाधीश जिन्होंने डिक्री को है वो पारित किया है उनके हस्ताक्षर होंगे और दिनांकित भी होगी डिक्री, लेकिन निर्णय से विसम्मत जो न्यायाधीश है उसके डिक्री पर हस्ताक्षर है वो आवश्यक नहीं। Rule 36: copies of the judgment and decrees to be furnished to the parties. If the application in the proper form is made before the appellant court and the prescribed charges for the copying is paid by the party, then copies may be furnished under the Rule 36 of the Order 41. Certified copies of the judgment, certified copies of the judgment and the decree in appeal, certified copies of the judgment and the decree इन अपील। किसका माइक चालू है ये? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट एंड डिक्री इन अपील शैल बी फर्निश्ड टू द पार्टी ऑन एप्लीकेशन टू द अपीलेंट कोर्ट एंड एट देयर एक्सपेंसेस। एप्लीकेशन भी होनी चाहिए और कॉपिंग चार्जेस वगैरह वो पे कर देते हैं, तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट और डिक्री पार्टीज को प्रोवाइड की जाएगी। नियम 36 पक्षकारों को निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियों को दिया जाना क्या जरूरी है, एक तो एप्लीकेशन पेश करना जरूरी है पार्टीज के पार्ट पर, और दूसरा जो उसके प्रभार है कॉपिंग के जो व्यय है उनका भुगतान करना जरूरी है पक्षकारों के द्वारा। तो उनको डिक्री के और निर्णय की प्रमाणित प्रतियां वो अपीलीय न्यायालय उनका जो कॉपिंग सेक्शन वगैरह है वहां से जारी वो की जाएगी। लास्ट जो रूल है रूल 37 इस ऑर्डर 41 का, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री टू बी सेंड टू द कोर्ट हुज डिक्री अपील्ड फ्रॉम। ये अपीलेंट कोर्ट की ड्यूटी है कि जब भी डिक्री रिवर्स की गई है एटसेट्रा तो वो उस कंडीशन में या मॉडिफाई की गई है तो वो ट्रायल कोर्ट को उस डिक्री की कॉपी है वो भेजेगा ताकि ट्रायल कोर्ट उसके अनुसार जो है वो अपने रिकॉर्ड में चेंजेस या अमेंडमेंट करे। अ कॉपी ऑफ द जजमेंट एंड ऑफ द डिक्री, कॉपी ऑफ द जजमेंट एंड ऑफ द decree certified by the appellant court or the such officer as it appoints in this behalf shall be sent to the court whose court which passed the decree appealed from and shall be filed with the original proceeding in the suit, and an entry the judgment of the appellant court shall be made in the register of the civil suits. डिक्री की जो प्रमाणित प्रति है उस न्यायालय को भेजी जाएगी जिसकी डिक्री को उल्टा गया या जिसकी डिक्री को चुनौती दी गई थी। निर्णय और डिक्री की प्रति जो है एक प्रति अपीलीय न्यायालय के द्वारा भेजी जाएगी। ये अपीलेंट कोर्ट की ड्यूटी है इस रूल 37 के अंदर, या उसके अधिकारी के द्वारा जो इस निमित्त नियुक्त करे प्रमाणित करके किस न्यायालय को भेजा जाएगा, जिस न्यायालय की डिक्री को चुनौती दी गई थी अपीलीय न्यायालय के अंदर, और वाद की जो मूल कार्रवाइयां हैं उनके साथ ये जो निर्णय की और डिक्री की प्रति है अपीलेंट कोर्ट की उसको शामिल कर दिया जाएगा
और अपील न्यायालय के निर्णय की प्रविष्टि जो है वो सिविल वादों के रजिस्टर में की जाएगी। सिविल सूट्स का रजिस्टर है, उसमें एक एंट्री ये भी आती है कि अपीलेंट कोर्ट ने क्या किया, उसमें डिक्री को कंफर्म किया, रिवर्स किया, वेरी किया, एटसेट्रा, उसमें वो एंट्री भी कंप्लीट की जाएगी सिविल सूट्स के रजिस्टर के अंदर। यदि बात की जाए कि आदेश 41 के कौन कौन से प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, नट सेल में, व्रिप में, तो इसमें कुछ रूल्स आप देख सकते हैं। रूल फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट है जो कहता है कि अपील के ज्ञापन के साथ निर्णय की प्रति आदि होगी, मेमोरेंडम ऑफ अपील, और उसके साथ सर्टिफाइड कॉपी और डिक्री और जजमेंट। रूल 5 समथिंग इंपॉर्टेंट है, ये अपीलेंट कोर्ट की पावर है डिक्री के एग्जीक्यूशन को स्टे करने की। रूल 6 जो अपीलेंट कोर्ट की सिक्योरिटी लेने की पावर है। रूल 11 अपील को समरीली डिसमिस करने की पावर है। रूल 17 सब रूल फर्स्ट डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट, अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपील को खारिज करने की पावर है। ऑर्डर 41 रूल 17 सब रूल 2 एक्सपार्टे अपील को सुनने की पावर है अपीलेंट कोर्ट की। रूल 19 जो ऑर्डर 41 के रूल 17 के सब रूल फर्स्ट या रूल 11 के सब रूल 2 में जो अपील व्यतिक्रम में खारिज हुई है उसके आदेश को जो है सेटिसाइड करके और अपील का प्रत्यावर्तन या रेस्टोरेशन या उसकी या वो रीएडमिशन का ऑर्डर देने की अपीलेंट कोर्ट की पावर है। रूल 21 जो एक्सपार्टे अपीली डिक्री पारित की गई है रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट, उसको सेटिसाइड किया जा सकता है और अपील की पुनः सुनवाई या री हियरिंग का ऑर्डर किया जा सकता है अपीलेंट कोर्ट के द्वारा। क्रॉस ऑब्जेक्शन पेश करने का जो रेस्पोंडेंट का राइट है, ये ऑर्डर 41 के रूल 22 में। रिमांड की पावर है अपीलेंट कोर्ट की केस को ट्रायल कोर्ट को री ट्रायल के लिए भेजने की, ये ऑर्डर 41 के रूल 23 और 23A में। रूल 24 फाइनली अपील को डिस्पोज ऑफ करने की या निपटारा करने की पावर है अपीलेंट कोर्ट की। रूल 25 में यदि कोई ट्रायल कोर्ट ने इशू की फ्रेमिंग वगैरह में या डिटर्मिनेशन में कोई ओमिशन किया है, रूल 25 में इशू फ्रेम करके और उस पर एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए भेजा जा सकता है। और रूल 27 एडिशनल एविडेंस लेने की पावर है अपीलेंट कोर्ट की। पार्टीज का राइट नहीं है बट अपीलेंट कोर्ट परमिशन दे सकता है एक्सेप्शनली, जो ग्राउंड रूल 27 में क्लॉज AA और B में दे रखा है उन ग्राउंड्स पे। अपीलीय न्यायालय की निर्णय की अंतर्वस्तु या कंटेंट्स ऑफ जजमेंट ऑफ अपीलेंट कोर्ट क्या रहेंगी, ये ऑर्डर 41 के रूल 31 में दे रखा है। और अपीलेंट कोर्ट के जजमेंट में क्या डायरेक्शन रहेगा, कन्फर्मिंग, वेरिंग, रिवर्सिंग और द कॉम्प्रोमाइज डिक्री एटसेट्रा, तो वो रूल 32 में दे रखा है। और अपीलेंट कोर्ट की डिक्री की कंटेंट्स या अंतर्वस्तु क्या होंगे, ये रूल 35 में दे रखता है। ये जो रूल्स है ये परीक्षा की दृष्टि से प्रीलिम्स, मोस्ट ऑफ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनली रूल 27 एटसेट्रा मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का मोस्ट रीजनेबल डाउट हो ऑफलाइन स्टूडेंट्स का, जो आज डिस्कस किया अपन ने रूल 22 से लेके और 37 में से इंपॉर्टेंट